नमस्कार। आप देख रहे हैं क्वालिटी लर्न पॉइंट। पार्ट 1 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि 10 क्वेश्चन आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2020 का हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है, मैंने आपको ग्रुप में भी लिंक प्रोवाइड करवा दिया था। आपके लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके दे दूँगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप रेगुलर अपडेट के लिए वहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्लासेस आपको मिल जाएगी। लास्ट क्लास में हमने जो देखा था, पार्ट 1 जो हमारा देखने को मिला, उस क्लास में हमने चर्चा की थी चोल साम्राज्य के बारे में। अंतिम प्रश्न हमने इसमें ये देखा, जिसमें हमने देखा कि मूल इकाई आपकी क्या थी। ये आपके मूल इकाई यहाँ पे धान देखने को मिलती है। मैंने आपसे प्रश्न किया था कि आपने चोल साम्राज्य के बारे में बताना है, जो आपको पता है, और आपके कुछ स्टूडेंट के मुझे रिप्लाई देखने को मिले, सभी के देखने को नहीं मिले। तो कोशिश ये करना है कि सभी रिप्लाई करें। चलिए अब आपके कंटिन्यू करते हैं। ये पार्ट 2 आपके रहने वाला है। और क्वेश्चन नंबर आपके पास यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है। क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, किसके सिंहासन पर आरोहण के साथ एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सरकार के युग का प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर आपके पास एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपके पास जैसे ही सत्ता पर बैठा, उसने अपने हिसाब से राजनीति शुरू कर दी, अपने जो हिसाब से सामाजिक परिवर्तन शुरू कर दिए। अपने को खुद को आपके पास क्या कहता था, वो स्वयं को कहता था कि मैं वो शख्स हूँ, या मैं या राजा के संदर्भ में उसने जो कहा, उसने कहा था कि राजा जो है सीधे तौर पर आपके पास ईश्वर का एक प्रतिनिधि है, और जो आपके जो काम उसके द्वारा बोले जाएंगे वो सीधे आपके पास ईश्वर का आदेश होगा। तो यहाँ पर केंद्रीकृत सरकार का, तो उसने सारी शक्तियाँ अपने आप में केंद्रित कर दी थी, खुद को सर्वोपरि कहा, राजा का अग्रदूत खुद को कहता था। ये व्यक्ति कौन था? ये बहुत आसान प्रश्न था, और निस्संदेह आपके पास प्रीवियस पेपर में अब देखने को लग रहा है तो आसान ही देखने को मिल रहा है। वैसे तो ये कौन व्यक्ति था? बलबन था। अब बलबन के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता है, जैसे कि आपको पता होगा रोह लख्त की नीति अपनाई, सिजदा पाबोस प्रथा अपनाई, ये चीज़ें तो आपको पता होगी। इसके अलावा इसका पूछा जाता है मूल नाम। इसका मूल नाम क्या था? अब इसके देखिए, एक तो मूल नाम इनका पूछा जाता है, दूसरी पूछी जाती है इसकी उपाधि। उपाधि और मूल नाम, दो चीज़ें इसकी आपके बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो बलबन का जब मूल नाम पूछा जाए तो बाहुदीन, बाहुदीन इसका मूल नाम था। मैं लिख नहीं रहा हूं, लिखना है तो लिख भी देंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं है। बाहुदीन इसका मूल नाम था। अगर आपने लिखना होगा तो आप लिख लेना। दूसरी अगर हम देखें तो इसकी उपाधि जो क्या थी, गियासुद्दीन। गियासुद्दीन इसकी उपाधि है। गियासुद्दीन किसकी उपाधि थी? ये आपके बलबन की उपाधि थी। इंपॉर्टेंट है। इसने नौरोज उत्सव की शुरुआत की थी। इसने लाहौर रक्त की नीति का पालन किया। सिजदा पाबो जैसी प्रथा इसने चलाई थी। खुद को ईश्वर का आपके प्रतिनिधि कहता था। ये सारे काम इसके द्वारा किए गए। दूसरा, जिल्ले इलाही के नाम से भी इसी व्यक्ति को जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जिल्ले इलाही कौन था, तो ये आपके पास बलबन ही हमें देखने को मिलता है। जिल्ले इलाही के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इससे अगर हम देखें तो इससे पहले आपके पास जो स्ट्रॉन्ग इससे पहले एक शासक रहा, जो कि एक महिला के रूप में आपके पास रजिया रही थी। रजिया ने इसको एक पद दिया था। ये प्रश्न एग्जामिनर पूछने की संभावना रहती है, क्योंकि अब अगर इससे प्रश्न पूछा गया है बलबन से, और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या याद रखना कि बलबन की जो किसी व्यक्ति ने कौन कौन से इसको पद आपके दिए थे, ये आपने जरूर लिखना। जैसे सबसे पहले इल्तुतमिश की बात कर लेते हैं। इल्तुतमिश ने भी आपके एक पद इसको दिया था। क्या था उस पद का नाम? प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। इल्तुतमिश को जो आपके पास, इल्तुतमिश ने इसको जो नियुक्त किया था, किस पद पर किया था? खस्तार। ये लिख लेना आपने, खस्तार। हो सकता है कि आपको ये देखने को ना मिले। खस्तार, इस पद पर इसको नियुक्त किया था इल्तुतमिश ने बलबन को। दूसरी अगर मैं बात करूं तो रजिया। रजिया का मैंने कहा कि इससे पहले शक्तिशाली शासकों में सिर्फ रजिया थी, जो कि महिला, प्रथम महिला सुल्तान भी आपके रही। इसने एक पद इसको दिया था। क्या नाम था? क्या नाम था इसका आपके पास? अमीर ए शिकार। अमीर ए शिकार, इसको एक पद आपके समर्पित किया था रजिया ने, याद रखना। बलबन ने इसको पद दिया था खस्तार। रजिया ने जिसको पद दिया, रजिया ने इसको कहा अमीर ए शिकार। इसके अलावा आपके पास एक बहराम शाह का शासक हुआ। बहराम शाह शासक ने इसको एक पद दिया था। कौन सा पद था? उसको कहा जाता अमीर ए आखुर। यही वाला अमीर ए, यही वाला आपने लिखना। जैसे यहाँ पर लिखा है अमीर ए, आगे आपने लिख देना आखुर। अमीर ए आखुर किसने कहा है? कहा नहीं है। ये किसने दिया था इसको ये पद? अमीर ए आखुर वाला ये दिया था।
बहराम शाह लिख लेना। ये थोड़ा सा लेंथी है तो मैंने खुद भी नोट डाउन करके लाया है, और ये मत सोचना कि जितना मैं करवा रहा हूँ सारा आप याद कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन नेचर है, बोलना आपके पास ह्यूमन नेचर में आता है और बोलना आपके लिए ज़रूरी है। कितना आप देख सकते हैं, हम तो पेपर सॉल्व कर रहे हैं कि कैसे पेपर सॉल्व किया जा सकता है। टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2020 का पेपर है और इसको हम विद ऑल ऑप्शन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे लिख लीजिए, एक मसूद शाह करके एक शासक हुए, मसूद शाह, उन्होंने इसे कहा था अमीर हाजिब, यही वाला अमीर लगा देना और आगे लिख देना हाजिब। अमीर हाजिब किसने कहा है? एक शासक होते हैं जिनका नाम था मसूद शाह, इसने पद दिया था बलबन को अमीर हासिब, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद ने इसको पद दिया था नायब, नसीरुद्दीन मोहम्मद ने इसको क्या पद दिया था? नायब का। अब जैसे ये नायब का पद मिला, ये शक्तिशाली आपके बन गया, सभी व्यक्तियों ने कुछ ना कुछ इसको पद दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक योग्य व्यक्ति था। अब ऐसे पद किसी को कोई समर्पित नहीं करेगा। अब इल्तुतमिश भी दे रहा है, आप देख लीजिए कि आपके पास जो रजिया सुल्तान है जिनके नाम मुख्यतः आपने पढ़े हैं, ये सारे कुछ ना कुछ पद इसको समर्पित कर रहे हैं। तो एक योग्य शासक के रूप में हम इसको देखते हैं। एक पहले योग्य व्यक्ति रहा, फिर बाद में जाकर एक शासक बनता है, और जब शासक बना तो केंद्रीकृत सरकार का इसने जो है गठन किया, जो कि चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा आपके पास जो है इसको जिले इलाही के नाम से जाना जाता है, मैंने आपको बता दिया। और आपने एक चीज़ क्या याद रखनी, आप याद रखेंगे एक इतिहासकार हुए बर्नी, नाम सुना है आपने बर्नी का? डेफिनेटली सुना होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बर्नी का नाम आपने ना सुना हो। बर्नी ने इसको क्या कहा? इसको खुफिया हथियारा कहा था, खुफिया हथियारा। ये बलबन के संदर्भ में बर्नी ने कहा है खुफिया हथियारा के नाम से। दूसरा, लोगों का पिता भी इसी ने कहा था इसको, लोगों का पिता भी इसी को कहा था, और आपके पास खुफिया हथियारा के नाम से। अब ज़्यादा आपके पास बलबन पर चर्चा नहीं करेंगे, अदरवाइज हम बलबन तक ही सीमित रह जाएंगे। अगले शासक को देखते हैं, इल्तुतमिश पर चर्चा करते हैं। इल्तुतमिश आप सभी को पता है कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दामाद हुआ करता था, और दामाद रहते हुए इसने सबसे पहले जो कार्य किया था, क्या किया था, जो आपको चीज़ें पता होगी, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। जैसे ही इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया, वैसे ही हम क्या देखते हैं कि आपके पास इसके द्वारा और भी कुछ काम किए गए। जैसे कुतुब मीनार का सबसे पहले निर्माण कार्य पूरा हुआ, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इल्तुतमिश आपके पास जो है पहला ऐसा सुल्तान बनता है जिसको खलीफा से मान्यता प्राप्त हुई सुल्तान के रूप में। इसके अलावा इसने क्या किया था, अब चलो इसको खलीफा वाला बता देते हैं कि खलीफा से जो उसे पदवी मिली थी, उपाधि जो मिली थी, वो कौन सी मिली थी? सुल्तान आजम। हम सिर्फ सुल्तान पढ़ते हैं, पूरा इसमें सुल्तान आजम है, उसको लिख लेना आपने। सुल्तान आजम की आपके पास एक उपाधि मिली थी। खलीफा का जो पद हुआ करता था, सभी को पता होगा, तुर्की में खलीफा एक पद हुआ करता था, जो कि आपके पास जो मुसलमान थे उनका सर्वोच्च ये अधिकारी के रूप में आपके व्यक्ति था, जहाँ से आधिकारिक रूप से मान्यता लेनी होती थी। तो सुल्तान आजम की उपाधि के इसको प्रदान की गई थी। तो पहला ये शासक आपके बनता है सुल्तान की पदवी लेने वाला आधिकारिक रूप से। तो ये आपके इस इल्तुतमिश के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा इसका एक वजीर हुआ निज़ामुद्दीन जुनैदी। जुनैदी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका वजीर हुआ करता था। ये जानकारी हो सकता है आपने ना पढ़ी हो, लेकिन अगर इसके वजीर के बारे में पूछ लिया जाता है कभी कि इल्तुतमिश का वजीर कौन था, जुनैदी आपके पास याद रखना, सिर्फ जुनैदी याद रखना, निज़ामुद्दीन याद रहे ना रहे, लेकिन जुनैदी तो आप कम से कम याद रख सकते हैं। इसके अलावा इक्ता प्रणाली की स्थापना इसने की थी। इक्ता जो व्यवस्था है, इक्ता प्रणाली की आपके पास स्थापना की थी। हालांकि इसका ये अपना विचार नहीं था इक्ता प्रणाली वाला, ये विचार मोहम्मद गौरी का था। मोहम्मद गौरी के विचारों पर इसने अमल किया और इक्ता प्रणाली ये फिर लेकर आता है। तो इसके बारे में हमने कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की, बाकी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि क्लासेस में ऑलरेडी हमारा डिटेल में चल रहा है। अभी हम जिस यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है कि जो आप छोड़ सकते हो, जो आप क्लासेस में कवर नहीं होगी या फिर आपके पास कहीं आपने नहीं पढ़ी होगी और यहाँ से प्रश्न बन जाए विद ऑल ऑप्शन। यहाँ पर देखें तो महमूद गजनवी पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। महमूद गजनवी का सीधी सीधी बात आपको क्या पता है कि 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किए। सबसे प्रसिद्ध जो आक्रमण इसका रहा वो रहा था 1025 वाला। 1025 वाला आपके पास देखने को मिलता है। एक बार ढंग से लिख लेता हूँ। 1025 में जो सोमनाथ पे जो आपके पास आक्रमण देखने को मिलता है, सोमनाथ के मंदिर को उसने जो लूटा था, उस करके ये सबसे प्रसिद्ध आपके रहा। सोमनाथ मंदिर आप सभी को पता होगा गुजरात में आपके देखने को मिलता है। तो उस पर सबसे जो प्रसिद्ध आक्रमण रहा था वो यही रहा था। लगभग 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किए। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके पास भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना में इसने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरा,
इसको मूर्ति भंजक कहा जाता है। मूर्ति तो आप लिखना जानती हो, भंजक, भंजक लिख देना बस आपने। मूर्ति भंजक किस शासक को कहा जाता है? ये मोहम्मद गजनवी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जहाँ जहाँ ये मंदिरों में गया इसने लूटमार मचाई, लूटमार मचाने के बाद मंदिरों का जो फेस होता है उसको तोड़ दिया, तो मूर्ति भंजक के रूप में इसको हम जानते हैं मोहम्मद गजनवी को। कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार, अलग अलग जगह अलग, जैसे कि 1001 में जयपाल को इसने हराया था, 1018 में मथुरा पर आक्रमण किया था, 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ये 2-3 जो सबसे इसके फेमस आपके आक्रमण रहे। तो इसके बारे में लगभग आपके पास इतनी चीज़ें इनफ है। अकॉर्डिंग टू हम अगर सिलेबस के हिसाब से देखें, जो आपके बाकी चीज़ें आपके कवर हो ही जाती। एक और हमारा शासक बच गया इसमें, नसीरुद्दीन। मैंने आपको कहा था कि आप 10 क्वेश्चन अगले इसको सॉल्व कर देना। उम्मीद है आपने भी कुछ ऐसी जानकारी इसमें लिखी होगी, और आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में भी अपना होमवर्क सबमिट कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करेगा। नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद के बारे में एक लाइन आपको पता होनी चाहिए, ये इल्तुतमिश का बेटा हुआ करता था बस। बाकी वैसे इसका कहीं नाम आता नहीं है, क्योंकि योग्य शासक ये नहीं रहे। योग्य शासक इसमें जो आपके देखते हैं, इनकी जो पुत्री थी रजिया, वो योग्य शासिका आपके बनती है, प्रथम मुस्लिम शासिका। तो उसके नसीरुद्दीन मोहम्मद को आपने, जब इसके पिता ने ही इसको नहीं समझा कि ये काबिल है, जनता ने ही नहीं समझा, तो आपके पास फिर हम भी क्यों इसके बारे में ज़्यादा समय खराब करें। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर आप देखें तो इसमें क्या लिखा गया है? स्लोपिंग वॉल तुगलक वास्तुकला का प्रभावी विशेषता थी, इसका किसकी इमारतों में अभाव था? अब ऐसे क्वेश्चन का अगर हम देखें तो ज़्यादा आपके पास नहीं कर सकते इसको विद-ऑल ऑप्शन। कैसे आप इसको कवर करोगे विद-ऑल ऑप्शन? लेकिन तब भी हम प्रयास जरूर करेंगे। तो सीधे तौर पर आपके पास जो इसका राइट आंसर क्या बनता है? इसका राइट आंसर बनता है फिरोज शाह तुगलक के समय हमें इस तरह की वास्तुकला हमें नहीं देखने को मिलती है, जो कि आपके पास स्लोपिंग वॉल बैटर वाली जो वास्तुकला हमें देखने को मिलती है बाकियों के समय, जैसे गयासुद्दीन तुगलक के समय देखने को मिली, मोहम्मद बिन तुगलक के समय देखने को मिलती है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय इस तरह की कला का हमें अभाव देखने को मिलता है। तो इसको कैसे सॉल्व करें? अगर आपके पास ऐसी जानकारी दी गई है और इसमें आपके पास इसको सॉल्व करने का तरीका नहीं है, तो आपको क्या करना है? आपको सीधे सर्च करना है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक राइट आंसर है, तो फिरोज शाह तुगलक को ही सर्च कर लीजिए और उसमें देख लीजिए। अब देखिए कितना अभाव आपके पास है। आपको अभी इसके बारे में नहीं पता होगा कि फिरोज शाह तुगलक ने क्या क्या काम किए। जैसे फिरोज शाह तुगलक की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या देखने को मिलता है? इसका सबसे पहले तो आपके पास है, इसने 4 नए शहरों की स्थापना की थी, जिसमें फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद आपके पास एक शहर इसमें रहा। इसके अलावा फतेहाबाद है, इसके बाद जौनपुर है, इसके बाद हिसार है। ये 4 नए शहर इसके द्वारा बनाए गए थे। इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक का सबसे बड़ा काम जो हमें देखने को मिलता है, 4 नए नगरों की स्थापना इसके द्वारा की गई। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके पास गरीबों व जरूरतमंदों के लिए इसने आपके पास जो है दीवाने खैरात खोल के रखा था। दीवाने खैरात अगर पूछा जाए, दीवाने खैरात जो गरीबों और जरूरतमंदों के लिए आपके पास एक नया विभाग आपके पास दीवाने खैरात करके बनाया गया था, तो किसके समय है? फिरोज तुगलक के समय में देखने को मिलता है। इसके अलावा इसको इतिहास का पिता भी कहा जाता है। एक प्रश्न आपने देखना, वैसे तो इतिहास का पिता जब हम देखते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री, हम हेरोडोटस को हम मानते हैं, आप सभी को पता होगा। लेकिन कई बार हो सकता है ऑप्शन में ना हो, तो फिरोज तुगलक को लगा देना। रीजन क्या रहा? इसने अपनी एक आत्मकथा लिखी और उस आत्मकथा में अपने शासनकाल के समय जो जो भी घटनाएं घटी उसका इसने वर्णन किया। ये एकमात्र आपके पास रीजन है जिस कारण इसको इतिहास का पिता भी आपके कहा जाता है। इसकी जो आत्मकथा थी फुतुहात ए फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही नाम से एक आत्मकथा है। ये फिरोज तुगलक की हो सकता है इसकी आत्मकथा ही पूछी जाए, तो आपने यह लिखना फुतुहात ए फिरोज शाही। ये इंपॉर्टेंट है। ये कई जगह फितुहात भी लिखा होगा, अलग अलग शब्दों का आपके पास हो सकता है, तो शब्दों पर आप ना जाना, क्योंकि हिस्ट्री के शब्दों के साथ कहीं भी कोई मेल नहीं खाता। कुछ बुक्स के राइटर कुछ अलग संदर्भ में उसको लिखते हैं, कुछ दूसरे आपके पास अलग संदर्भ में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न पर नहीं अगले ऑप्शन पर चलते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, विद ऑल ऑप्शन हम सॉल्व कर रहे हैं। अगला जो हमें कौन सा देखने को मिल रहा है, यही ले लेते हैं आपके पास, गयासुद्दीन तुगलक ले लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक की अगर हम बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक को हम किस नाम से जानते हैं? सबसे पहले तो अगर हम देखें तो ये संस्थापक था तुगलक वंश का। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही निकल कर आ गया कि गयासुद्दीन तुगलक है कौन? ये संस्थापक हमें देखने को मिलता है। दूसरा, इसको हम जो इसका मूल नाम है इसको गाजी के नाम से हम जानते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गयासुद्दीन तुगलक को हम क्या कहते हैं? गाजी कहते हैं, लिख लीजिए, ठीक है। गाजी मलिक इसका जो है मूल नाम हमें देखने को मिलता है। मलिक भी लिख लेना अगर आपने मलिक भी लिखना होगा,
ठीक है, अगर गाजी भी लिख सकते हो तो इतना याद रखना, अदरवाइज आप मलिक भी लिख सकते हैं, इसमें और ज़्यादा आपको क्लेरिफाई हो जाएगा ये चीज़ें। इसके बाद अगर हम देखें तो इसने क्या किया था, इसने सिंचाई व नहरें बनाने का श्रेय इसको दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के अधीन एक सेनापति के रूप में इसने कार्य किया था। इसका जो पुत्र होता है, इसका पुत्र कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, जोना खां। ये है मोहम्मद बिन तुगलक, इसी को जोना खां भी कहा जाता है। ये लिख लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जोना खां कौन था, तो जोना खां ये मोहम्मद बिन तुगलक था। इसके बारे में इतनी जानकारी। इसका पुत्र फिर होता है आपके पास मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से इसको हम जानते हैं, जो कि आपके पास जोना खां के रूप में भी आपके जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करें तो सुल्तान बनने के बाद इसने एक उपाधि आपके धारण की थी, अबुल मजाहिद, इसकी उपाधि है अबुल। थोड़ा सा भी कहीं टच हो जाए तो फिर समस्या हो जाती है, लिख लेना आपने। इसकी उपाधि आपके पास मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि जो हमें देखने को मिली अबुल मजाहिद। अबुल मजाहिद किसकी उपाधि थी, ये हमें देखने को मिलती है मोहम्मद बिन तुगलक की। दूसरा, इसमें सबसे एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। हालांकि ये वाली चीज़ आपके पास जो है किसी और के बारे में इंपॉर्टेंट, जैसे अलाउद्दीन खिलजी है और मोहम्मद बिन तुगलक, ये दोनों व्यक्ति ऐसे थे, इन्होंने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था, बलबन के लाल महल में। बलबन का लाल महल ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बलबन का लाल महल, बलबन का जो लाल महल है, इसमें किस व्यक्ति ने अपना राज्याभिषेक करवाया, ये मोहम्मद बिन तुगलक है और अलाउद्दीन खिलजी, दो व्यक्ति हैं। अगर दोनों ऑप्शन में आए तो एक ऑप्शन सी वाला भी हो सकता है। सी में फिर दिया होगा जैसे ए और बी दोनों ऐसे लिखा होगा, ठीक है। तो ये आपने दोनों याद रखने कि एक तो मोहम्मद बिन तुगलक है, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी। इन दोनों ने जो अपना राज्याभिषेक करवाया था, कहाँ पर करवाया था, बलबन के लाल महल में। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगी। नेक्स्ट पर चर्चा करते हैं। इसमें आपके पास एक और चीज़ क्या देखने को मिलती है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, और भी कुछ चीज़ें हैं, इसको मुद्रा शास्त्री भी कहा जाता है। मुद्रा शास्त्र इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने जो है मुद्राओं के साथ कुछ एक एक्सपेरिमेंट किए थे। तो सांकेतिक मुद्रा वगैरह, उसके लिए एक्सपेरिमेंट के लिए इसको मुद्रा शास्त्री के रूप में हम जानते हैं। और भी बहुत सारी जानकारियाँ जो कि पॉसिबल नहीं है कि सारी जानकारियाँ यहाँ पर कवर की जाए। हम कोशिश ये करेंगे कि जितना पॉसिबल होगा हम एक एक दो आपके पास, इस ऑप्शन में हमने सारे कर लिए कवर। नेक्स्ट पर चलते हैं। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्षों का कारण, इसको भी आपके पॉसिबल नहीं है, इसको कैसे हम करेंगे। तो सीधे सीधे इनके जो क्या कारण हमें देखने को मिलते हैं, पॉलिटिकल, कल्चर एंड इकोनॉमिक्स, यानी कि राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण थे इनके। क्योंकि ये पड़ोसी, हम देखते हैं पड़ोसियों के साथ लड़ाई झगड़े होते चले जाते हैं, तो बस ये भी मानकर चलिए कि राजनीतिक भी यहाँ पर कारण रहे थे इनके बीच में संघर्ष के, सांस्कृतिक भी रहे थे, क्योंकि संस्कृति भी लगभग आपके पास जो है एक सी थी। कुछ जगह मतभेद जरूर थे लेकिन उतने भी नहीं थे। फिर आपके पास इसमें आर्थिक कारण भी इसमें देखने को मिलते हैं। किस दक्षिणी सुल्तान की उपाधि अबला बाबा या गरीबों का मित्र थी, देख पा रहे हो आप। मैंने तभी स्क्रीन थोड़ी सी हाइट में लगवाई है कि अगर मैं पढ़ाते पढ़ाते बीच में चलता भी हूँ तो कम से कम आप क्वेश्चन को देख पाए। तो दक्षिणी सुल्तान की उपाधि अबला बाबा और गरीबों का मित्र, ये किसकी आपके देखने को मिलती है, किस दक्षिणी सुल्तान की उपाधि थी। अब इसमें बड़ा सा जो कन्फ्यूजन हमें देखने को मिलता है, इब्राहिम आदिल शाह। ये जो इब्राहिम आदिल शाह है, एक अलग से व्यक्ति भी है, आदिल शाह, अली आदिल शाह है उनका। अच्छा, यहाँ पर दिया है ये अली आदिल शाह, यहाँ पर दिया है, तो ये आपके पास कन्फ्यूजन इसमें कई बार हो जाता है। इब्राहिम आदिल शाह की अगर हम बात करें तो आपके पास इसको अबला बाबा और साथ में गरीबों का मित्र भी इसको कहा जाता है। इसके संदर्भ में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसके संदर्भ में हो सकती है कि इब्राहिम आदिल शाह, इनका एक आपके पास क्या देखने को मिलता है, एक किताब नोरस नामक ग्रंथ लिखा था इस व्यक्ति ने। इस व्यक्ति ने एक ग्रंथ लिखा, क्या नाम है इस ग्रंथ का, किताब नोरस, किताब ए नोरस। अब हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हम डिटेल में जा रहे हो, ऐसा पॉसिबल है, तो मैं कोशिश करूंगा बीच में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम छोड़ देंगे जो कि रेलेवेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहेगी। दूसरा अगर हम देखें तो आपके पास इसको जगत गुरु बादशाह कहा जाता है। ये जगत गुरु बादशाह किसे कहा जाता है, इब्राहिम आदिल शाह को जगत गुरु बादशाह। ये हो सकता है ये प्रश्न बन जाए, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आती है जब मैं इसको देख रहा था, एक मन मेरा किया कि छोड़ देता हूँ ये वाला पॉइंट, लेकिन बाद में मैंने मेंशन कर दिया कि ऐसे क्वेश्चन क्या पता निकल कर आ जाए, तो ये आपने इसको ध्यान में रखना।
अब एक और चीज़ मैं इसके संदर्भ में बताता हूँ, ये जो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था, एक स्टोरी बताता हूँ थोड़ी सी। आपने गोल गुंबज का नाम सुना है? गोल गुंबज आपने सुना होगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके पास ये विश्व का सबसे बड़ा गुंबज आपके देखने को मिलता है। अब ये किस लिए बनाया गया था? एक इनका जो मकबरा था, उस मकबरे को टक्कर देने के लिए किसने इसको बनवाया था? मोहम्मद आदिल का आपके पास मकबरा है गोल गुंबज, मोहम्मद आदिल ने इसको बनाया था। तो ये आपने याद रखना, कई बार प्रश्न आपके पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा बनाया गया था। ये कर्नाटक में, जो कर्नाटक के बीजापुर शहर में आता है गोल गुंबज, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको आपने ज़रूर लिख लेना। ये विश्व का सबसे बड़ा गुंबज हमें देखने को मिलता है। इनका जो मकबरा है, उस मकबरे को टक्कर देने के लिए एक्चुअली में बनाया गया था। ये समझ रखते हैं कि शो ऑफ के लिए बनाया गया था कि सबसे बड़ा हमारा गुंबज हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अली के बारे में क्या लिखना है इसमें? अली आदिल शाह, इसके बारे में कोई ऐसे वाली इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। बहमन शाह के बारे में भी नहीं है। वैसे तो इतना ज़रूर है कि इसने जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना ज़रूर की थी। इब्राहिम कुतुब शाह की अगर मैं बात करूँ तो दक्षिण भारत में गोलकुंडा राज्य के चौथे शासक ये रहे थे, इनकी बात कर रहा हूँ अगर मैं, पर बहुत ज़्यादा इसमें जाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि हमारे लिए ये वाले सिलेबस से बाहर है। तो जो आउट ऑफ सिलेबस है उस पर समय खराब नहीं करना है। हालांकि इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है, अगर मैं चाहूँ तो आपको शेयर कर सकता हूँ, लेकिन वो रेलेवेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। अब देखते हैं उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के त्रिक। ये त्रिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये त्रिक जो माने जाते हैं, ये 3 थे, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से थे? नानक थे, कबीर थे, रविदास थे। इनको उत्तर भारत के त्रिक के रूप में हम मानते हैं। अब बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ये तो आपके राइट आंसर वैसे भी लगे हुए हैं, तो इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं बताऊंगा कि बाकी क्यों गलत हुए। उत्तर भारत में आपके पास देखें तो नानक, मीरा, रविदास, ये तीनों उत्तर भारत के हैं। दूसरा, मीरा, कबीर और नानक, ये भी तीनों उत्तर भारत के हैं। अब पहला ऑप्शन तो है ही उत्तर भारत वाला। अब इसमें एक चीज क्या थी कि त्रिक में कौन नहीं आता? इसमें मीरा नहीं आती है। यहां पर भी सेम चीज हुई थी, इसमें मीरा नहीं आती। तो उस करके ये प्रश्न बड़ा आसान हो जाता है। अगर आप उत्तर भारत के संत देखें और दक्षिण भारत के संत देखें तो उससे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे आपके पास हो सकता है जानकारी का अभाव हो, तो मैं आपको बता देता हूं कि उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन में जो हम कौन कौन से व्यक्तियों को देखते हैं और दक्षिण भारत के आंदोलन में कौन कौन से व्यक्तियों को देखते हैं। देखिए, 2 क्वेश्चन मुझे माइंड में बड़े स्ट्रिक हुए, अगर आप स्ट्राइक बड़ा किया इस क्वेश्चन ने। जैसे कि एक ये भक्ति आंदोलन वाला, इसमें सारे के सारे कौन से दिए? उत्तर भारत के दिए। अब उत्तर भारत में से त्रिक कौन सा नहीं है? सिर्फ मीरा नहीं है। मीरा भी तो उत्तर भारत की थी, लेकिन ये त्रिक में नहीं आती है। एक क्वेश्चन वेदांग वाला, ये ऐसे क्वेश्चन थे कि हम पढ़कर जरूर जाते हैं लेकिन इसके क्वेश्चन नहीं आते। वेदांग का आपका देखना कि वेदांग का सीक्वेंस में कई बार लिखने को आ जाता है वेदांग वाला क्वेश्चन, तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन फंस सकते हैं। अब अगर देखें तो आपके पास हो सकता है कि उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के त्रिक ना पूछकर ये पूछा जाए कि कौन कौन से संत उत्तर भारत के हैं, कौन से दक्षिण भारत के हैं। अब उत्तर भारत के संत पे आप नजर मार दीजिए एक बार। जैसे नानक, कबीर और रविदास, ये तो है ही। मीरा भी इसमें है। साथ में आपके पास सूरदास, तुलसीदास, दादू दयाल, रामानंद। ये दादू दयाल के बारे में एक बार जरूर पढ़ लेना। दादू दयाल बड़े इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना एग्जामिनर के थ्रू आपके रहती है। अगर मैं एग्जामिनर होता तो जरूर आपके दादू दयाल से क्वेश्चन आपके देता। थोड़ा सा अलग सा नाम आपके लगता है। ये उत्तर भारत के संत में एक आते हैं। रामानंद भी आपके उत्तर भारत में ही एक संत है। अब दक्षिण भारत का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। वैसे तो दक्षिण भारत का इसमें है नहीं कोई भी ऑप्शन, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि दक्षिण भारत के कौन कौन से थे, कि आपको एक बार जस्ट गो थ्रू कान के थ्रू चला जाएगा। अब आपने लिखना होगा नहीं लिखना होगा आपके ऊपर डिपेंड करेगा। दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य हैं, साथ में आपके पास माधवाचार्य हैं, शंकराचार्य आपके पास, ये भी कहाँ पे आएंगे? दक्षिण भारत में। इसके अलावा आपने सुना होगा शिशुनाल शरीफ, आपने सुना होगा। ये तो नहीं सुना होगा लेकिन 2 चीज़ आपने जरूर सुनी होगी। एक नैनार सुने होंगे आपने, डेफिनेटली सुने होंगे हर किसी ने। एक अलवार सुने होंगे। नैनार और अलवार, ये दोनों आपने जरूर सुने होंगे। यहां से एक क्वेश्चन देखिए कैसे निकल कर आता। ये दक्षिण भारत के थे, मेन रीजन मेरा ये बताने का। ये दक्षिण भारत में आते हैं अलवार और नैनार, लेकिन इनके बारे में सुना जरूर होगा आपने। अलवार किसके उपासक थे और नैनार किसके उपासक थे, ऐसे प्रश्न पूछे जाता है। साथ में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो नैनार में कितने संत थे। नैनार की अगर हम बात करें तो नैनार में जो कुल संत आपके देखने को मिलते हैं 63। इसको लिख लेना। नैनार में कितने संत हमें देखने को मिलते हैं? 63। तो 63 याद करने पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो जब पॉसिबल नहीं है तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पर 63 थे और किसके उपासक थे?
ये शिव उपासक थे, भगवान शिव के उपासक थे। दूसरी, अलवार के कितने आपके पास देखने को मिलते हैं? अलवार में आपके 12 संत थे। अब इन 12 को तो आप याद कर सकते हो, जैसे यूपीएससी वगैरह की तैयारी करेंगे आप उसमें। ये कौन से थे? ये वैष्णव उपासक थे। वैष्णव उपासक अलवार संत। कितने थे इनकी संख्या? 12। नैनार में कितने हैं? 63। ये क्या थे? ये शिव उपासक थे। बहुत ज़्यादा डिटेल में हो गया, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए, इतना आपके लिए इनफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके देखने को मिलेगा, कौन सा क्वेश्चन है आपके पास? औरंगजेब की दक्षिण नीति परिणामित नहीं हुई थी। ये तो चलो कोई बात नहीं, ये वाला तो क्वेश्चन है। ओनली 2 इसमें कृषि प्रणाली की उन्नति, इसमें तो कोई आपके है नहीं समझाने वाला। इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, ये तो औरंगजेब से रिलेटेड आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर है रॉबर्ट क्लाइव, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसको हम कर सकते हैं एक्सप्लेन, कैसे करेंगे कि 1744 में जब रॉबर्ट क्लाइव मद्रास पहुंचा तो उसने क्या कार्य किया? ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिखाई दे रहे, क्या दिखाई दे रहा है आपको? पहला, लेखक का कार्य किया। दूसरा, व्यापारी का कार्य किया। तीसरा, राजस्व निर्धारण किया। या फिर वो सैनिक के रूप में आपके काम रहा। अब इसमें मतभेद इसलिए हो सकते हैं कि जिस स्टूडेंट ने बहुत डिटेल में इसको पढ़ा है उसके लिए समस्या हो सकती है, क्योंकि स्टार्टिंग की अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन हमें क्या देखने को मिलता है? लेखक। एक्चुअल में ये लेखक था ही नहीं। लेखक उस समय किसको कहा जाता था? क्लर्क को। तो जब ये स्टार्टिंग में आपके आया उस समय इसने जो काम किया किसके रूप में किया? एक क्लर्क के रूप में किया। ईस्ट इंडिया कंपनी में ये क्लर्क हुआ करता था, उस समय इसको लेखक के रूप में हम जानते हैं। दूसरी बात, ये व्यापारी ये नहीं था तो इसमें कोई समस्या नहीं है। राजस्व निर्धारक नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें रिवेन्यू एसेसर आपके पास नहीं था। लेकिन सैनिक में आपके कंफ्यूजन हो सकता है। क्यों? कुछ आपके पास ऐसे विवाद हुए कि जहां पर आपके पास जो है लेखक के रूप में जब ये कार्य कर रहा था, उसके बाद ये आपके पास बाद में सैनिक आपके बन जाता है, और सैनिक में पदवी हासिल करते करते आपके पास रॉबर्ट क्लाइव आपके जो क्या बन जाता है? बंगाल का पहला गवर्नर बन जाता है। याद रखिए, मैंने गवर्नर कहा, गवर्नर जनरल है। गवर्नर जनरल आते हैं, लेकिन कब आते हैं? 1773 के बाद, जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है वॉरेन हेस्टिंग के समय, उसके बाद गवर्नर जनरल आते हैं। पहले ये बनता है रॉबर्ट क्लाइव कहाँ का? बंगाल का। आपके पास इंपॉर्टेंट लाइन है, आपके ध्यान रखना। ये रॉबर्ट क्लाइव कहाँ का बना था? पहला बंगाल का। अब उस समय बंगाल क्या हुआ करता था? एक प्रेसिडेंसी हुआ करता था। अगर आपको याद हो तो बंगाल प्रेसिडेंसी अलग हुआ करती थी, मद्रास अलग हुआ करती थी, और बंबई अलग हुआ करती थी। यहाँ पर आपने याद रखना कि यहाँ पर ये सैनिक के रूप में गया, सैनिक में इसकी बढ़ोतरी होती चली गई, प्रमोशन होती चली गई, और प्रमोशन होते होते ये बंगाल का गवर्नर के पद तक आपके ये व्यक्ति पहुंच गया, और इसने आपके पास एक बेहतरीन कार्य किया। अब समस्या ये आएगी कि यहाँ पर आपके पास इसको हम क्या कहेंगे? सैनिक कहेंगे या फिर लेखक कहेंगे? उस समस्या से बचने के लिए एग्जामिनर ने क्या किया? एग्जामिनर ने एक डेट दे दी पर्टिकुलर 1744 कि 1744 में जब रॉबर्ट क्लाइव मद्रास पहुंचा तो उसने क्या कार्य किया? तो स्टार्टिंग में उसने क्लर्क के रूप में अपनी भूमिका निभाई, जिसके लिए उस समय शब्द प्रयोग किया जाता था लेखक। तो उस करके हम इसके साथ जाएंगे। हाँ, सैनिक की बात आती है। सैनिक की बात कब आती है? एक युद्ध होता है 1757 का। अब इतना डिटेल में मैं जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब आप स्टोरी सुन रहे हैं तो सुन लीजिए, जिसको हम प्लासी की लड़ाई के नाम से जानते हैं। प्लासी की लड़ाई में जब विजय हुई, उसके बाद इसको बाद में बंगाल का गवर्नर। प्लासी की लड़ाई में इस व्यक्ति का बड़ा योगदान रहा है, तो उस करके आपके जो है हम इसको सैनिक के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक पर्टिकुलर डेट लग गई 1744 स्टार्टिंग की बात है। जबकि युद्ध कहाँ पर जाकर होता है? प्लासी की लड़ाई कहाँ पर होती है? 57 के आसपास की बात है। तो अब देख लीजिए कि क्यों आपकी इसको सैनिक ना कहकर यहाँ पर इसको लेखक के साथ यहाँ पर गया। क्योंकि जब ये पेपर आपके हुआ था, उसके बाद जब आंसर की आई थी, तो उसमें ये आपके कई सवाल उठ रहे थे कि राइटर तो ये था ही नहीं, क्योंकि कोई बुक इसकी है ही नहीं। दूसरी बात, तो ये सैनिक के रूप में इसने जरूर कार्य किया है, बटालियन के अंदर रहा है, उसके बाद कमांडर भी रहा है, उसके बाद गवर्नर के पद तक ये पहुंचा। तो उस करके सैनिक के साथ ज़्यादा व्यक्ति जाना चाह रहे थे। लेकिन जब ये 1744 में आया था तो उस समय क्लर्क के रूप में कार्य किया था। तो मैंने आपको बता दिया कि क्लर्क उस समय नहीं कहा जाता था, उस समय लेखक उनको कहा जाता था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यालय में एक व्यक्ति काम कर रहा होता था। तो क्लियर हो गया यहाँ से डाउट। बाकी के ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, व्यापारी राजस्व से संबंधित हमें इसमें कुछ इफेक्ट है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देख लीजिए। देवेंद्र नाथ टैगोर ने शुरू किया, किससे किया था? अब यहाँ पर सारी सभाएं हैं और इसमें हम देखते हैं कि तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा की शुरुआत किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। अब इसमें आपके पास जो है मतभेद है
मतभेद इसमें रहते हैं, और इसलिए रहते हैं क्योंकि तत्वबोधिनी सभा ये बाद में इसका नाम परिवर्तित किया गया था, पहले ये तत्वबोधिनी नहीं थी। दूसरी बात, ये ब्रह्म समाज के साथ आपके जुड़ी हुई थी, उससे टूटी हुई एक शाखा के रूप में इसको जाना जाता है। बाद में ये वापस ब्रह्म समाज में आपके मिल गई थी। इसके बारे में बता देता हूँ कि आपके पास इसको क्या कहा जाता है। इसको तत्वरंजिनी सभा की स्थापना के रूप में हम जानते हैं। तत्वरंजिनी सभा लिख लीजिए, तत्वरंजिनी सभा। इसकी स्थापना कब होती है? 6 अक्टूबर 1839 इसकी स्थापना होती है। तत्वबोधिनी सभा जिसको हम कहते हैं, ये पहले क्या होती थी? पहले ये तत्वरंजिनी सभा होती थी, बाद में इसका नाम बदला गया, और अंत में हम देखते हैं कि 1859 में वापस तत्वबोधिनी ब्रह्म समाज में 1859 में इसका विलय हो जाता है। तो ये आपके याद रखना, ब्रह्म समाज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। ब्रह्म समाज के साथ ये आर्य समाज वाला भी आता है, आर्य समाज का भी संबंध रहा है ब्रह्म समाज के साथ। जैसे आर्य समाज की अगर हम बात करें, आर्य समाज की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? दयानंद सरस्वती को जाता है। और कब की थी? ये 10 अप्रैल 1875 10 अप्रैल 1875 को आपके पास जो है दयानंद सरस्वती ने मुंबई में किसकी स्थापना की? आर्य समाज की स्थापना की। इसका लोगो से कई बार प्रश्न पूछा जाता है। इसका लोगो आपने देख लेना एक बार, जिसमें ओम आपके लिखा होता है अंदर, ओम इस तरह से लिखा होगा, ठीक है। एक सूर्य बना है, सूर्य की आपके पास जो है जटाएं आपके निकल गई है, आपको ज्वालाएं देखी होगी सूर्य की, ये इस तरह से एक इसका लोगो है। हो सकता है लोगो से कोई प्रश्न बन जाए, तो आपने याद रखना आधिकारिक जो लोगो आपके पास था आर्य समाज का, ये आप इसको याद रखेंगे। इसके अलावा आपने एक और चीज़ याद रखना कि आर्य समाज द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया था, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? शुद्धि आंदोलन। ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुद्धि आंदोलन जो है किसने शुरू किया था? तो शुद्धि आंदोलन से संबंधी जो हमें देखने को मिलते हैं, ये आर्य समाज हमें देखने को मिलता है। शुद्धि आंदोलन था क्या एक्चुअल में? शुद्धि आंदोलन जो हमें देखने को मिलता है, शुद्धि आंदोलन में वो व्यक्ति जो कि अपने धर्म को परिवर्तित करके किसी और धर्म को अपना लिए हैं, उन व्यक्तियों को वापस लाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम शुद्धि आंदोलन। ये आर्य समाज से संबंधित है। प्रार्थना समाज पर आपके चर्चा कर लेते हैं। प्रार्थना समाज की अगर हम बात करें, तो प्रार्थना समाज को मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक होमवर्क दे रहा हूँ कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है और इसकी स्थापना किसने की थी, क्योंकि 2 व्यक्तियों के इसमें नाम आते हैं, और कब की थी, किसने की थी, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। हाँ, धर्म सभा का मैं बता देता हूँ, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धर्म सभाएं बहुत सारी थी, जैसे दक्षिण भारत में अलग धर्म सभा थी, उत्तर भारत में अलग थी, बिहार वाले में अलग एरिया में थी। मैं एक का बता देता हूँ, जैसे धर्म सभा आपके पास राधाकांत देव ने इसकी स्थापना की थी। राधाकांत देव ने इसकी स्थापना कब की थी? 1830 में। अब एक तो है कि अगर धर्म सभा ही पूछा गया है एग्जामिनर द्वारा, तो फिर तो राधाकांत देव 1830। दूसरा, अगर सनातन धर्म सभा है, अगर यहाँ से सनातन लग जाता है, सनातन यहाँ पे लग जाता है, सनातन धर्म सभा अगर कहा जाए, तो फिर क्या हो सकता है? फिर आपके होगा इसमें पंडित दीनदयाल शर्मा 1891। सनातन धर्म सभा पंडित दीनदयाल शर्मा 1891 में इसकी स्थापना की गई। तो इससे ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। तो हमने सारे ऑप्शन यहाँ पर देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या देखने को मिल रहा है? क्वेश्चन माफ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो सिखों के विरुद्ध धर्म युद्ध में बहाइयों ने सबसे पहले किस स्थान पर अधिकार किया? ये तो डायरेक्ट है पेशावर में। अब अमृतसर के बारे में मैं आपको क्या बता दूं? अमृतसर के बारे में तो मैं इतना ही बता सकता हूं कि अमृतसर में हम देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड आपके होता है। और क्या बता सकते हैं 1919 में? पेशावर से तो आपको यहाँ पे मिल ही गया। लाहौर में किसी का मकबरा हम बता सकते हैं। ये अटोक आपके कोई जगह है ही नहीं मुझे जो नॉलेज में है। तो यहाँ पर बताने को तो मैं बता दूं कि अमृतसर में आपके 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसकी पूरी स्टोरी में बता दूं। जनरल डायर आता है, हंसराज नामक व्यक्ति आपके जो है उसको बताता है कि यहाँ पर एक सभा हो रही है जिसमें रॉलेट एक्ट का विरोध किया जा रहा था। सैफुद्दीन किचलू और आपके सतपाल सत्ती, उनको गिरफ्तार किया गया था। 2 व्यक्तियों को, उनको छुड़ाने के लिए लोग आपके जो है शांतिपूर्वक तरीके से इकट्ठे हुए थे। लेकिन जो है हंसराज नामक व्यक्ति जो कि भारतीय था, उसने आपके जनरल डायर को ये सोचना थी कि आइए जो रॉलेट एक्ट का विरोध जो व्यक्ति कर रहे थे उनको छुड़ाने के लिए प्लानिंग की जा रही है स्थानीय लोगों द्वारा, क्योंकि वो यहाँ के स्थानीय नेता थे। अब ये स्टोरी फिर बहुत लंबी हो जाएगी, इसको हम छोड़ देते हैं। फिलहाल अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्या दिखाई दे रहा है? मार्च 1931 की बात करते हैं। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौते के बाद अनेक नेता गांधी जी के नेतृत्व के आलोचक हो गए थे। इसका मुख्य कारण क्या था? सबसे पहले गांधी और इरविन के बीच जो ये समझौता हुआ था, इसको हम गांधी इरविन समझौते के नाम से जानते हैं।
ये समझौता 5 मार्च 1931 को हमें देखने को मिलता है। अब इसके पीछे बहुत से कारण थे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। जैसे यहाँ पर ऑप्शन में आप देखें तो सबसे पहला कारण हमें क्या देखने को मिलता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। क्या सिर्फ सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने से यहाँ के जो स्थानीय नेता थे जो कि गांधी जी के नेतृत्व में लीड कर रहे थे, क्या वो नाराज हो सकते थे या उसके बाद ये आलोचक हो गए गांधी जी के? क्या यही रीज़न था? ये रीज़न नहीं था। इसमें एक और रीज़न भी आपके देखने को मिलता है। अब एग्जामिनर ने सिर्फ ये ऑप्शन इसलिए दिया ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया जा सके। यहाँ पर बाकी ऑप्शन अगर आप देखें तो इसमें कोई ऑप्शन वैसे वाला लगता नहीं है, तो वैसे ही निगलेक्ट इसको किया जा सकता था। इसमें देखिए डाकुओं लड़ाकुओं का महत्व अर्जित हुआ, ग्रामीण लोगों को शामिल नहीं किया गया, सत्याग्रह नीति जो है निस्तेज हो गई। ऐसे इसमें कोई ऑप्शन आपके काम के वैसे नहीं है, तो आराम से इसको आप लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। इसके पीछे की स्टोरी मैं बताता हूँ। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू हुआ तो जाहिर सी बात है डांडी मार्च यात्रा शुरू होती है पहले डांडी में, फिर आपके पास रीच जो कूच करते हैं डांडी के लिए जब व्यक्ति, उसमें कई बार व्यक्तियों का नाम जरूर पूछा जाता है कितने व्यक्ति थे। तो गांधी जी के अतिरिक्त ये आपके पास एक व्यक्ति 78 थे, टोटल आपके कितने होती है 79 होते हैं। इसमें एक पत्रकार भी हुए, हालांकि कुछ इसमें कहते हैं कि वो गांधी जी के अनुयायी थे, वेब मिलर, कुछ कहते हैं कि आपके पास वो अमेरिकी पत्रकार इसमें शामिल हुआ था। तो दो अलग अलग कथा हैं, दोनों को आपने याद रखना, मैंने आपको बता दिया। गांधी जी के अनुयायी थे तब भी वेब मिलर थे। अगर पत्रकार के रूप में उसने अपनी भूमिका निभाई होगी तो वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार जिन्होंने जो है डांडी जो यात्रा थी, डांडी मार्च की यात्रा थी, उसमें जो है आपके पास जो अपना सहयोग दिया था या फिर उसको ज्वाइन किया था। तो उसमें हम टोटल 79 मेंबर देखते हैं गांधी जी को जोड़कर। गांधी जी के अतिरिक्त आपके 78 हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि क्यों आलोचक हुए। आलोचक इसलिए हुए जब ये आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। ऐसे में आपको याद हो 1927 की बात है, साइमन कमीशन का गठन होता है 1927 में। हालांकि साइमन कमीशन भारत जो रीच करता है वो 1928 की बात है। इसमें हम देखते हैं कि जब साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगते हैं, लाला लाजपत राय की जो सर के ऊपर लाठीचार्ज जब होता है तो उनकी बाद में मृत्यु का कारण बना। उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी कि मेरे सिर पर जो प्रत्येक लाठी है वो ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत का आखिरी कील साबित होगी। ऐसी कुछ एक स्टेटमेंट हमें देखने को जरूर मिलती है। अब ये सारी घटनाएं घट रही थी और इसके बाद हम देखते हैं कि आपके पास क्या होता है कि डांडी मार्च आता है, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन आता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। मैं आपको स्टोरी जो सुना रहा हूँ, क्यों सुना रहा हूँ ये वाली, साइमन कमीशन वाली। साइमन कमीशन आया क्यों था? भारत में संवैधानिक सुधार किए जाने थे। अब इन संवैधानिक सुधार के लिए साइमन कमीशन एक कमेटी आपके गठित की जाती है और वो कमेटी क्या करती है, वो कमेटी 1930 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देती है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और जैसे इसने रिपोर्ट सबमिट की, इस रिपोर्ट सबमिट का मतलब क्या है कि भारत में कैसे प्रशासनिक सुधार होंगे, कैसे भारत के लिए संविधान निर्माण किया जाएगा। अब इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए 3 राउंड मेज कॉन्फ्रेंस, जिनको हम क्या कहते हैं, गोलमेज सम्मेलन कहते हैं, 3 सम्मेलन हुए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931। अब समस्या क्या हो गई? समस्या ये हुई कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने कर दिया बहिष्कार। रीजन क्या था? क्योंकि कांग्रेस का चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। जैसे ही इन्होंने बहिष्कार किया कांग्रेस ने, कांग्रेस की ओर से कोई गया ही नहीं। अब हर दल के व्यक्तियों को बुलाया गया या नेतृत्व करने के लिए इंग्लैंड बुलाया गया कि आप आइए, आपके लिए जो है प्रशासनिक सुधार संबंधी संविधान निर्माण किया जा रहा है और आप इसमें अपने मत दे सकते हैं, कोई सुझाव है सुझाव दे सकते हैं। हालांकि बाद में आपके पास जो है गांधी जी जरूर गए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जिसके पीछे रीजन ये रहा कि इन दोनों का समझौता हो जाता है, जिसको गांधी इरविन समझौते के नाम से हम जानते हैं। अब लॉर्ड इरविन उस समय भारत के वायसरॉय थे। अब वायसरॉय रहते हुए इनके ऊपर दबाव ये था कि कांग्रेस एक बड़े तबके का नेतृत्व कर रहा है, बावजूद उसके आपके पास जो है कांग्रेस की ओर से कोई भाग नहीं ले रहा है। तो वो ये बैठे हैं आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून आपके बनाकर, नमक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लग रहा था तो नमक बनाकर आपके कानून को तोड़ा जा रहा है। आपके पास जो डिसओबीडियंस आपके किया जा रहा है, अवज्ञा की जा रही है, आज्ञा की अवहेलना की जा रही है, ये वाली चीज़ें आपके चल रही थी। तो इरविन ने क्या किया, गांधी जी को बुलाया और गांधी जी को कहा कि आपकी जो कुछ मांगे हम मान लेते हैं, आप हमारी मांगे मान लीजिए। अब उन मांगों में आपके पास क्या था कि गांधी जी ने कहा कि जितने भी व्यक्ति पकड़े गए हैं, जितने व्यक्ति जेलों में बंद हैं, वो व्यक्ति जो कि आपके पास उदार थे, उग्र स्वभाव के नहीं थे या किसी भी उग्र गतिविधियों में शामिल नहीं थे, उनको तत्काल छोड़ा जाए। तो इरविन इस बात को मानने के लिए तैयार हो गए। इरविन ने यह कहा कि हम छोड़ देंगे लेकिन उन व्यक्तियों को जो किसी उग्र गतिविधियों में शामिल नहीं होगा। तो जब हम देखते हैं भगत सिंह की जब बात आती है तो अगर चाहते तो गांधी जी इस बात पर अड़े रह सकते थे कि छुड़ा दीजिए, लेकिन गांधी जी, आपके पास पता है कि गांधी जी की एक छवि थी और गांधी जी क्या चाहते थे, गांधी जी ये चाहते थे कि उनकी छवि को कभी ठेस ना पहुंचे। वो छवि कैसी थी? अहिंसावादी, कि हम हिंसा का सहयोग नहीं करेंगे।
गांधी जी अगर मजबूरी में यहाँ पर चाहते तो कर सकते थे, लेकिन गांधी जी अपने रूल के खिलाफ नहीं गए, अहिंसावादी थे, तो अहिंसा का समर्थन करते हैं और हिंसा के साथ कभी वो नहीं जाएंगे। तो उस करके गांधी जी ने बिल्कुल नहीं कहा कि उन व्यक्तियों को भी छोड़ दिया जाए। बाद में देखते हैं कि उनको फांसी की सजा आपकी हो जाती है। इस बात से यहाँ के स्थानीय जो नेता थे वो आपके जो नाराज हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि इस समझौते के बाद जो है लॉर्ड इरविन आपके पास गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए मनाते हैं, और दूसरा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो आपके हो रहा था इंग्लैंड में, उसके लिए आपके पास गांधी जी को मना लेते हैं। उसके बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं। हालांकि वो आपके पास मतभेद वहाँ पर बी आर अम्बेडकर के साथ बढ़ जाते हैं, जिस कारण वो आपके सफल नहीं रहती है यात्रा। फिर वापस आपके आते हैं फिर बी आर अम्बेडकर के साथ समझौते हुए। ये कहानी मैं आपको आगे बताता रहूँगा। क्वेश्चन कितने कर दिए हमने? 20 कर दिए। तो मेरे ख्याल से 20 काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि हमने दौड़ लगानी है, हम आराम से पार्ट 3 में इसको कवर करेंगे। बाकी आप बताना कि कोई सजेशन आपके रहे हो। अगर आप चाहें तो आपके पास जो है आप मुझे सजेशन कर सकते हैं, और आप जो है सीधे मुझे जो है व्हाट्सएप पर सीधे ग्रुप के माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई आपकी क्वेरीज रहती है रिलेटेड टू स्टडी। हाँ, एक चीज़ आप छोड़ दीजिए, आप ये वाली एक्सपेक्टेशन मत करना कि आज आपने मैसेज किया तो आज ही आपके रिप्लाई मिलेंगे। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, आपकी तरह खुद भी पढ़ता हूँ, आपको भी पढ़ाता हूँ, जितनी चीज़ें मुझे पता है आपके साथ शेयर करता हूँ। हाँ, एक और चीज़ हम कर सकते हैं, जो ग्रुप आपका बना है उस ग्रुप को मैं ओपन कर सकता हूँ। आप जो पेपर सॉल्व करेंगे, अगर आप एक दूसरे के साथ चाहे तो आप नोट्स वगैरह शेयर कर सकते हैं, वो आपका अपना है। एक बार मुझे देखना होगा। हाँ, उसमें अन्यथा हेलो हाय वगैरह कुछ नहीं होगा, जान पहचान आप नहीं लगा सकते। आप स्टडी रिलेटेड कोई कंटेंट आपके पास है, अगर आप चाहते हैं तो आप शेयर करना चाहते हैं तो उस ग्रुप के अंदर मैं उसको ओपन कर दूंगा सभी के लिए। सभी पार्टिसिपेंट उसमें मैसेज कर पाएंगे और उसमें फिर आपके पास एक दूसरे को नोट्स आप दे सकते हैं, और सिर्फ उसी के माध्यम से। कोई पर्सनली किसी को मैसेज नहीं कर सकता। अगर किसी की मुझे कंप्लेंट आई कि किसी ने दूसरे स्टूडेंट को मैसेज किया है, बेशक स्टडी के रिगार्डिंग हो, और अगर किसी ने कंप्लेंट कर दी किसी भी प्राइवेसी को लेकर, तो फिर आपको डायरेक्ट रूप से बाहर किया जाएगा। इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो फिलहाल मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कहीं ना कहीं आपके लिए सीरीज हेल्पफुल रहेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी मिलते हैं पार्ट 3 में। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।